जनसंख्या नियंत्रण ये पति पत्नी का अपना निजी मत होता है कि परिवार का आकार कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। कि कंपैरेटिवली डिकेडल ग्रोथ रेट मुस्लिमों की हिंदुओं से कम हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में वही कहता हूं। 1951 में मुसलमान थे 9% और ऑफिशियल आंकड़ा 16.5%। तो मेरा मानना है कि सामाजिक जागरूकता के द्वारा इस पर नियंत्रण पाने का पहले प्रयास किया जाना चाहिए। आपकी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि जनसंख्या नियंत्रण ये पति पत्नी का अपना निजी मत होता है कि परिवार का आकार कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। किसी पर जबरन इसे थोपा नहीं जा सकता। सरकार इसके फेवर में नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण एक निजी मामला भी है और उसके साथ से एक सामाजिक विषय भी है। जी, तो मेरा मानना है कि सामाजिक जागरूकता के द्वारा इस पर नियंत्रण पाने का पहले प्रयास किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार तो सरकार अभी इसके फेवर में नहीं है। तो फिर आपके मंत्री और सांसद क्यों बयान देते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आज आवश्यकता बहुत जबरदस्त है। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तुरंत उसमें एक मजहब का एंगल आ जाता है कि ये चूंकि एक खास वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि ये कानून है। प्रत्युष जी, मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जो रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का वो 2.1 है। अगर एक पति पत्नी 2.1 बच्चे पैदा करते हैं तो भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। आज हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बाद आने वाले दशकों में कम होना प्रारंभ होगी। जो बात चीन को चिंता सता रही है, आज विश्व का सबसे यूथ जो नेशन है वो भारत है। लेकिन आने वाले समय में हमको सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पॉलिसी बनाना पड़ेगी। और एक और खुलासा कर दूं कि कंपैरेटिवली डिकेडल ग्रोथ रेट मुस्लिमों की हिंदुओं से कम हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में वही कहता हूं कि साइंटिफिक स्टडी की कोई बात नहीं करते, लेंसेट पे पब्लिकेशन की कोई बात नहीं करते। सिर्फ एक लाइन सुनिए, 1951 में मुसलमान थे 9% और ऑफिशियल आंकड़ा 16.5%, हिंदू थे 86%, 79%। क्या यार, अब कैसे भी बात करने लगते हैं आके कि ये डिकेडल पिकेडल ये सब कम हो रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर आप जनगणना करने के इतने ज़्यादा फेवर में हैं तो क्या सर आप क्या चाहते हैं? जनगणना करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है देश के अंदर, तो फिर आप उनको रिजर्वेशन पहले से आप और दे दोगे तो फिर जनरल का क्या होगा? जनरल कहाँ जाएंगे? हर चीज़ में तो जनरल को ही दिक्कत होती है। फॉर्म भरे उसमें भी ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। सर ऐसा नहीं होता है कि जनरल कोई गरीब नहीं। आप गांव में जाके देखो, जनरल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लाले पड़े हैं। खाने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन पता नहीं आप लोगों के दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जनरल है तो अमीर ही होगा, उनके पास सब कुछ होगा पहले से। हमारा ये निवेदन है कि आप जब कास्ट सेंसस कराएंगे तब आपके पास क्यों कराने की आवश्यकता है? सेंसस इसलिए है कि यूनियन बनाम जो इंदिरा शाहनी का मुकदमा था उसमें 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ओबीसी का कोई डेटा नहीं था हमारे पास। तो हम चाहते हैं एससी और एसटी का तो सेंसस होता है, लेकिन ओबीसी का भी सेंसस हो ताकि हमको पता लगे कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की निर्धनता का स्तर क्या है, वो वंचित कितना वर्ग वंचित है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी आपको तकलीफ क्या है? आपको पता है जब 2011 के इनके सेंसस के हिसाब से 1 लाख से अधिक जातियां हैं भारत में, और किस राज्य में क्या जातियां ये राज्य वेरीफाई करके भेजेगा। राज्यों के पास गया हुआ है कि वेरीफाई करिए ये जातियां आपके यहां पाई गई हैं। कर्नाटक ने भेजा है क्या? दिखाइए डाटा। अरे आपके भेजा है, बंगाल ने भेजा है, वहां तो हमारी कभी सरकार नहीं। अब मैं बताता हूं, सेंसस 2011 का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट फाइल किया है। आपने आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। आप तो सभ्यता से कर दीजिए ना कि ये डेटा था, सभ्यता से बहस करते हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं एससी एसटी ओबीसी के स्वघोषित अलंबरदार से कि 2011 में जब इन्होंने कास्ट सेंसस कराया, 2011 में सेक्रेटरी के कितने पद थे भारत सरकार में? 149। कितने एससी और कितने एसटी थे? 2 एसटी, एससी 0। तो राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ा है? अब आइए आज कितने? उसके बाद सुनिए, इनकी कैबिनेट जाके चेक करिए। मई 2014 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कितने ओबीसी थे? लास्ट कैबिनेट में केवल 1, वीरप्पा। भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। इनके आज सैनिक कालांतर से कर रहे हैं। सत्ता को बरकरार रखने का एकमात्र तरीका इनका है। इनके पास डिलीवरेबल्स नहीं है, परिणाम नहीं है। आपके शासित प्रांतों में भी ये सब हो रहा है और मतलब आप ही आग लगा रहे हैं। कश्मीर की स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई तो इधर बाकी राज्यों में शिफ्ट हो गई। सेकुलर ताकतों की ताकत बढ़ गई है ना, तो थोड़ा सा उनके अंदर ज्यादा गर्माहट आ गई है। सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, सीधे वो कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है सर। देखिए, बड़ी मजेदार बात है।
जहां पर जब हम सत्ता में रहें तो भी हम ही करवाते हैं, जब विपक्ष में रहें तो भी हम ही करवाते हैं। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में 33 साल के बाद श्रीनगर में शियाओं का मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकला है, शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं हुआ है, वो भी हम ही कराते थे क्या? इन लोगों की आदत है कट्टरपंथी ताकतों के साथ समझौता करके चले। बिल्कुल नहीं किया। इस कारण से समस्या है और हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं, इसलिए हमारे दौरे हुकूमत में मुस्लिम समाज के आपसी लोगों में भी सामंजस्य बना रहता है। सर, इससे इनका व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, सीटें जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन समाज में तो नहीं, पत्थरबाजी से तो माहौल बिगड़ेगा। उस माहौल बिगड़ने से किसका फायदा होगा? वोटर क्या ये सोच करके वोट डालता है क्या? सर वोटर तो फिर पोलराइज्ड हो जाएगा ना कि मुस्लिम समुदाय या इस समुदाय ये मतलब पोलराइजेशन। मैं जवाब दे जी जी। देखिए, इन्होंने बहुत वाजिब सवाल किया है। इसका समस्या का समाधान क्या है? समस्या बहुत गहरी है और बहुत व्यापक है। और समस्या क्या है कि कैंसर जैसी समस्या को आप कह रहे हैं कि हम पैरासीटामोल देके ठीक करने की कोशिश करेंगे या मेकअप करने की कोशिश करेंगे। क्यों? चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गणपति विसर्जन में हुआ, वो भाजपा ने करा दिया, वो करवा दिया। मैं कश्मीर में जरा बगल में चले जाओ, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई वो भाजपा करवा रही है। बर्मा में संत पिराथु और बौद्धिस्टों से लड़ाई वो भाजपा करवा रही है। कोलंबो में धमाके हो रहे हैं ईस्टर संडे को चर्च में, वो भाजपा करवा रही है। बोस्निया हर्जेगोविना में भाजपा करवा रही है। चेचेनिया में भाजपा करवा रही है। फिलिस्तीन में भाजपा करवा रही है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में धमाके भाजपा करवा रही है। न्यूयॉर्क से सिडनी तक धमाके भाजपा करवा रही है। सुनिए, सोमालिया, इथोपिया में झगड़ा भाजपा करवा रही है। ये हमास वाला झगड़ा भाजपा ने करवा दिया। महोदय, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने कहा ईमानदारी से पहले प्रॉब्लम को स्वीकार तो करिए, तब समाधान निकलेगा। आपको लगता है चंद कट्टरपंथी वोट मिल जाए उसके बाद देश का क्या होगा? छोड़ो यार। कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में कौन बाजी मार रहा है? क्या हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो बीजेपी के लिए उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए, क्या वही कंटिन्यू होगा विधानसभा में? सबसे पहले जी नहीं, निश्चित रूप से हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में हम शानदार सफलता हासिल करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तो लोकसभा में डेंट क्यों लग गया? कोई बात नहीं, वो सारी चीजों में उसका हम आकलन कर रहे हैं। पर जी। डेंट की बात आप सुनिए, हमारा तो 240 पे डेंट है और 99 का पेंट देखिए कितना जबरदस्त है, वहां चमचमा ही रहा है चारों तरफ से। प्रत्युष जी, इस शो को याद रखिएगा, 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं ये मिलने वाली। रिकॉर्ड में रखेंगे सर, 10 सीटें रिकॉर्ड में इसको रखेंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हरियाणा का एक ही जवाब है। ये कह रहे 10 सीटें नहीं आएंगे तो कहे आम आदमी पार्टी के पीछे पीछे लगे थे कि 10 सीट तुम ले लो, मिलके लड़ेंगे। अरे कहाँ ये ले रहे? अपने आप में इस बात का ये तो प्रमाण है। अलग लड़ राहुल रहे हैं। गांधी जी सबसे अलग अलग लड़ active रहे थे कि साहब हम तो साहब मिलके ही लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। और इनका झूठ उजागर हुआ। इन्होंने हरियाणा में कहा है कि हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे अगर राज्य सरकार दे सकती है। 2 कर्नाटक में, 2 पंजाब में, 2 हिमाचल में, 2 तेलंगाना में। नहीं, या तो वो सच है या ये सच है, या वो झूठ है या ये झूठ है, और दोनों ही झूठ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत अगर किसान आंदोलन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे समर्थन मूल्य का कानून दे दो, तो बोले ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं। तो ये कपड़ों के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, भाषा के हिसाब से सुधांशु जी, पहचानने की राहुल कोशिश गांधी करते को आतंकी वाला ये बयान क्यों? पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। जी। किसान आंदोलन में नारा लगा था कि हमने कोट अनकोट इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे। इंदिरा जी के प्रति सम्मान नहीं जागा था, चुपचाप समर्थन करते रहे। कनाडा में झांकी निकाली गई इंदिरा जी की हत्या करते हुए, भारत सरकार ने विरोध किया। मैं चुनौती से कहता हूं, फिलिस्तीन पर तुम्हारा प्रस्ताव है, कनाडा को लेकर एक प्रस्ताव दिखाओ। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान रोम और न्यूयॉर्क दोनों में तथाकथित खालिस्तानियों ने किया। एक चू नहीं बोला कोई कांग्रेस के लोग। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी बात तो छोड़िए। क्या हमने क्या राहुल गांधी ने कहा, जो भाषा थी, मैं उस भाषा को उचित नहीं मानता हूं यदि हमारे भी किसी नेता ने ऐसा बोला। परंतु ये जो घोषित आतंकवादी है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, इसने राहुल गांधी की लिखित में तारीफ की। कम से कम कांग्रेस को इतना बोलना चाहिए था, मिस्टर पन्नू माइंड योर बिजनेस, हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। 2 दिन तक मौन धारण किए रहे। सुधांशु